स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल ठंडी हवा का भंवर। फूल ने कम से कम 300 मरे हुए लोगों को खा लिया था। इसने मरे हुए को पूरी तरह से अपनी पंखुड़ियों के बीच फंसा लिया था, जो उन्हें बचाते समय लगातार हिल रहा था। विशाल फूल की स्थिति बिल्कुल वही जगह थी जहां ज़ॉम्बीज रेंग रहे थे, जिसका जुओ फेंग ने अभी उल्लेख किया था। यह संभावना थी कि खाए गए 300 लोगों में से काफी संख्या में योद्धा स्तर के मरे हुए लोग थे। एक के बाद एक स्टार कॉन्स्टलेशन बनाए गए। भैरव जी ने सुपर स्पिलो का उपयोग नहीं किया। स्टार कॉन्स्टलेशन के निर्माण में उनकी गति बहुत तेज थी। उसकी उंगलियों के बीच भयानक चमकते हरे बीज दिखाई देते रहे, जिन्हें उसने आगे की लाश की ओर उछाल दिया। कुछ ही समय बाद लाशों के ढेर के बीच एक और विशाल फूल खिल गया। हर बार जब कोई फूल उगता है तो वह कम से कम कुछ 100 लाशों को तुरंत खा जाता है। कुछ ने तो एक बार में ही 300 से अधिक लाशें खा ली। फूलों ने लाशों को उनकी संख्या की परवाह किए बिना पंखुड़ी के अंदर रख दिया। चलो! जैसे ही भैरव जी ने अपनी उंगली घुमाई, एक और विशाल फूल खिल गया। आदर्श और अन्य लोग पहले से ही विशाल फूलों से भरे क्षेत्र में थे। उसे तभी एहसास हुआ कि फूल कितने बड़े थे जब वह उनके करीब खड़ा हुआ। उनका आकार फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों के बराबर था। यह संभावना थी कि फूल पूरे फ्लैश माउंट कॉर्प्स ऑफिशियल को भी खा सकता था। एक बार जब फूल कुछ खा लेते तो वे कसकर बंद रहते। पंखुड़ियां दोबारा खिलने से पहले ही फूल मुरझा जाएंगे। इस बीच जो कुछ भी उन्होंने खाया था वह मुरझाए हुए फूल की तरह मृत बेजान लाशों के ढेर में बदल जाएगा। यह आदर्श के लिए पहली बार था जब उसने प्लांट एलिमेंट का एडवांस पिल देखा था। यहाँ तक कि लाशों की सबसे मोटी दीवार को भी कोई मौका नहीं मिला जब भैरव जी केवल अपनी उंगलियों को हिलाकर फूल पैदा कर सके। उसकी फायर दर उतनी ही थी जितनी आदर्श द्वारा अपने बेसिक स्पिलों को इधर उधर फेंकने की। ज़ॉम्बीज का सागर स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में कम घना होता जा रहा था। जब रास्ता साफ हो गया तो वर्गाकार फॉर्मेशन में रॉयल मैजिशियन तुरंत आगे बढ़ गए। कुछ शैतानों के तेज पंजे जैसी भयानक ठंडी हवा जादूगरों पर चली। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई। ऐसा लगा मानो भयानक हवा से उनकी आत्माएं टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। हवा का झोंका शैतानी चीखों जैसा लग रहा था। वे बता सकते थे कि वे डार्क एबिस के बहुत करीब थे। यहाँ तक कि मरे हुए लोग भी इस क्षेत्र के करीब आने से डर रहे थे। लाशों की दीवार तोड़ने के बाद वास्तव में कम मरे हुए लोग थे। हवा का बेड़ा आगे बढ़ गया। आखिरकार वे डार्क एबिस, एक बड़ी खाई जो अचानक जमीन पर धंस गई, देख सके। यह भूतिया हवा का स्रोत था जो मानव आत्माओं को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त बर्फीला था। हम और आगे नहीं जा सकते। भंवर हम सबको इसमें खींच ले जाएगा, ज़ो फेंग ने सूचना दी। वे डार्क एबिस के जितने करीब थे उतनी ही तेज हवा उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उनकी वर्तमान दूरी एडवांस मैजिशियनों की सीमा थी। यदि उन्हें और आगे जाना था तो उन्हें भंवर की खींचने वाली शक्ति पर काबू पाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता थी। भैरव जी ने अपने आसपास के रॉयल मैजिशियनों पर नजर डाली और पाया कि हवा का बेड़ा पहले ही अपनी मार्ग से भटक चुका था। यह स्पष्ट था कि वे अब इस फॉर्मेशन को बनाए नहीं रख सकते। आप सभी को पहले पीछे हटना चाहिए। मैं उन्हें थोड़ी देर तक बचा कर रखूंगा, भैरव जी ने ज़ो फेंग से कहा। ज़ो फेंग ने सिर हिलाया और तुरंत आदेश दिया और बिखरे हुए एडवांस मैजिशियनों को जगह से हटने के लिए कहा। आदेश मिलते ही आधे से अधिक लोग दल छोड़कर चले गए। केवल कुछ सुपर मैजिशियन और वर्गाकार फॉर्मेशन बनाए रखने वाले रॉयल मैजिशियन ही बचे। जैसे ही वे 400 मीटर आगे बढ़े, हवा की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक हो गई। हवा न केवल उनकी आत्माओं को कोड़े मार रही थी, बल्कि उन्हें तीव्र शक्ति से अंदर भी खींच रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसपास मरे हुए लोगों का कोई संकेत नहीं था। उनमें से अधिकांश को पहले ही भवन द्वारा डार्क एबिस में खींच लिया गया था।
यह वह सबसे दूर है जहां मैं तुम्हें ले जा सकता हूं। मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डू जियाओ की ग्रीन आई को भी अपनी इच्छा अनुसार चलने में परेशानी हो रही थी। इसने तुरंत सुपर मैजिशियनों को पकड़ लिया जिसे डार्क एबिस की ओर खींचा जा रहा था। डू जियाओ भी परेशानी में था। वह उस आदमी को सुरक्षित करने के बाद तुरंत पीछे हट गया। तुम सबको भी चले जाना चाहिए, भैरव ने बाकी सुपर मैजिशियनों से कहा। राष्ट्रपति भैरव, मैं थोड़ी देर और रुकूंगा। भैरव जी ने पहले ही अपना कवच पहन लिया था। उसकी आकृति के चारों ओर गहरे सुनहरे तराजू पूरी तरह लिपटे हुए थे। वह अपनी पिछली कर्कश उपस्थिति के बजाय अब उल्लेखनीय रूप से शक्तिशाली लग रहा था। भैरव जी ने चारों ओर के समूह को देखा, जो बिल्कुल ठीक थे, और राहत से मुस्कुराए। हवा आपके साथ कुछ नहीं कर रही है। ऐसा लगता है जैसे नर्क का प्रवेश द्वार प्राचीन राजा के वंशजों का स्वागत करता है। मुझे आशा है कि आप रसतल में कूदने के बाद सुरक्षित रहेंगे। समीर, फेंगू और रितिका ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। जिस हवा से निपटने में रॉयल मैजिशियनों को भी परेशानी हुई, उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फेंगू और रितिका ठीक थे, क्योंकि वे गांवों से आए थे। समीर एक बार डार्क एबिस के किनारे पर खड़ा था। यदि हवा उसे पहले डार्क एबिस में नहीं खींचती तो इस बार भी वह निश्चित रूप से ठीक होने वाला था। इस बीच आदर्श वास्तव में उस खतरे को महसूस कर सकता था जो हवा उसके लिए पैदा कर रही थी। दूसरों को बस ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा का झोंका उनकी ओर आ रहा है, लेकिन आदर्श वास्तव में महसूस कर सकता था कि शैतानी हवा उनके ऊपर अपने पंजे चला रही है। यदि उस हवा से हमला किया गया था जब अन्य लोग पूरी तरह से ठीक थे, तो यह स्पष्ट था कि वह गांव का वंशज नहीं था, न ही वह अमृत शहर का शुद्ध रक्त वाला व्यक्ति था। जब आदर्श उस जगह से हटने का फैसला कर रहा था तो उसे अचानक महसूस हुआ कि काला पेंडेंट से अस्पष्ट रोशनी की एक परत निकल रही है और उसके चारों ओर लिपट रही है। ऐसा प्रतीत हुआ वह एकमात्र व्यक्ति था जो प्रकाश देख सकता था। यह एक सिकुड़ी हुई अमृत झील की नदी की तरह लग रहा था, जो बेसिक स्पेल वाटर बैरियर की तरह ही उसके चारों ओर बह रही थी। ऊर्जा ने ठंडी हवा की ताकत को कम कर दिया, जिससे उसकी सुरक्षा की गारंटी होगी। किसी भी तरह यह सब काले पेंडेंट के लिए धन्यवाद था, जो अपने अप्रामाणिक वंशज की रक्षा के लिए अंडरग्राउंड पवित्र झील से अपग्रेड नीदरलैंड नदी का उपयोग करने में कामयाब रहा था। नहीं तो अब तक हवा ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया होता। यह सबसे दूर है जहां मैं जा सकता हूं। राष्ट्रपति भैरव जी उस क्षेत्र में एकमात्र बचे थे। वह यह सुनिश्चित करने के बाद ही जाने को तैयार थे कि सालन अब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस आधे बर्बाद शहर का भाग्य अब आपके हाथों में है। भैरव जी ने और कुछ नहीं कहा। वे सभी जानते थे कि शहर किस स्थिति में था। स्पष्ट करने के लिए किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं थी। समूह ने जोर से सिर हिलाया। भैरव जी ने आखिरी बार आदर्श को देखा और पूरी ईमानदारी से कहा, आदर्श, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है। मैं केवल यह आशा कर रहा हूं कि तुम हमारे लिए और अधिक चमत्कार ला सकते हो। मैं बस यही मांग रहा हूं। अच्छा, मुझे ऐसे कहना कैसे चाहिए, यह सब भाग्यों पर निर्भर करता है। आदर्श ने असहाय लेकिन अपरंपरागत तरीके से उत्तर दिया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल डार्क एबिस में कूदना। आदर्श के जवाब ने भैरव जी को अवाक कर दिया। क्या उसे खुशखबरी वापस लाने की शपथ नहीं लेनी चाहिए थी? हालांकि भैरव जी ने एक बार फिर सोचने के बाद इसे जाने दिया। कोई नहीं जानता था कि डार्क एबिस के अंदर किस तरह का खतरा उनका इंतजार कर रहा होगा। वे इस बात को लेकर भी अनिश्चित थे कि आदित्य जैसा सुपर मैजिशियन अभी भी अंदर जीवित है या नहीं। यह बताना असंभव था कि क्या वे प्राचीन राजा को ढूंढ पाएंगे। भैरव जी घूमे और चले गए। उसका शानदार गहरा सुनहरा कवच यह नहीं छिपा सका कि शहर की सुरक्षा के बारे में चिंता करने से वह कितना थका हुआ लग रहा था। आदर्श यह नहीं बता सका कि उसकी प्रतिक्रिया से उन्हें दुख पहुंचा है या नहीं। वैसे भी डार्क एबिस उसके ठीक सामने था।
आगे का रास्ता अज्ञात से भरा था। बाहर से देखने पर यह बस मौत की ओर जाने वाला रास्ता था। इसके अलावा वह प्राचीन राजा का नकली वंशज था। यदि भूमिगत पवित्र झरना ना होता तो वह टुकड़े टुकड़े हो गया होता। चलो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, फेंगू ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। वह प्रतिक्रिया देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर हवा में एक पतली आकृति पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि आकृति ठंडी हवा के अंदर फंसी हुई थी, घास की डंठल की तरह लहरा रही है जो किसी भी सेकंड आदि टूट जाएगी। आदर्श ने करीब से देखा और हैरान रह गया। यह समीक्षा है। ऐसा लगता है जैसे वह अब हवा के सामने टिक नहीं सकी। वह बेवकूफ, आदर्श ने कहा। उसकी आवाज अभी भी हवा में बह रही थी जब वह पहले से ही तेजी से शैडो के रूप में लड़की की दिशा की ओर बढ़ रहा था। सौभाग्य से समीक्षा बहुत दूर नहीं थी, अन्यथा हवा उसे अंधेरी डार्क एबिस में खींच ले जाती। एक बार जब आदर्श उसे खींच ले गया तो उसे भंवर से बचाने का कोई रास्ता नहीं था, भले ही वह कितना भी सक्षम क्यों न हो। आदर्श ने समीक्षा को पकड़ लिया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मजबूत शक्ति समीक्षा को डार्क एबिस की ओर खींच रही है। आदर्श ताकत के कारण उसके साथ जमीन पर फिसल रहा था। फेंगू, रितिका, समीर तुरंत आगे बढ़े और मदद की। उन चारों ने एक साथ समीक्षा को पकड़ लिया, फिर भी उन्हें भी डार्क एबिस की ओर खींचा जा रहा था। ब्लैक पेंडेंट, कृपया कुछ रोशनी दो। आदर्श ने बस समीक्षा को कसकर गले लगाया ताकि अंडरग्राउंड पवित्र झरना की ऊर्जा उसके फिगर की ओर भी गिर सके। सौभाग्य से समीक्षा काफी पतली थी। काले पेंडेंट द्वारा उत्सर्जित चमक केवल एक व्यक्ति की रक्षा के लिए थी। इसने बहुत मुश्किल समीक्षा को घेरा और उसे भी अपनी सुरक्षा में रखा। अंततः अवशोषित करने वाली शक्ति गायब होगी। 4 लोगों के समूह ने राहत की सांस ली। मिस, क्या तुम खुद को मरवाने की कोशिश कर रही हो? आदर्श ने समीक्षा को घूर कर देखते हुए कहा। मैं बस तुम्हें छोड़ने जा रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं हवा से खींच ली जाऊंगी। समीक्षा शर्मा गई। इस कारण के अलावा यह भी था कि आदर्श ने उसे बहुत कसकर गले लगा रखा था। वह वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। यह सौभाग्य की बात है कि मैं प्राचीन राजा का वंशज भी नहीं हूं। मैं पवित्र झरने पर भी भरोसा कर रहा हूं, नहीं तो हवा तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देती। राष्ट्रपति महोदय, क्या आप बकवास करेंगे? वह कहाँ गया? आदर्श भैरव जी से समीक्षा को वापस ले जाने के लिए कहने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वह आदमी पहले ही जा चुका था। अब उसे वापस भेजना असंभव है। आइए एक साथ नीचे कूदे। यदि आपका भूमिगत पवित्र झरना उसे हवा से बचा सकता है तो मेरा मानना है कि उसे डार्क एबिस में कूदने में कोई समस्या नहीं होगी, फेंगू ने कहा। चलो चलते हैं, रितिका ने कहा। आदर्श के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि वह समीक्षा के इरादे से काफी प्रभावित था। हालांकि अब उनकी पहली प्राथमिकता इस गंदी स्थिति से बचना था, इससे पहले कि उनके पास अन्य चीजों के बारे में सोचने का समय होता। जैसे जैसे वे गहराई में गए, ठंडी हवा अब एक विशाल बवंडर में बन गई, जिससे उस जगह पर अराजकता फैल गई। आसपास मरे हुए लोगों का कोई निशान नहीं था, मानो वे किसी अलग दुनिया में आ गए हो। डार्क एबिस सुबह होने से पहले फिर से स्थानांतरित हो जाएगा। इस प्रकार खतरे को हल करने के लिए उनके पास एक रात से भी कम समय होगा। उनमें और अधिक समय बर्बाद करने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने शुरू में सोचा कि वे 2 बार पलकें नहीं झपकाएंगे क्योंकि उनके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ था। हालांकि जब वे वास्तव में डार्क एबिस के किनारे पर पहुंचे और उस पर नजर डाली तो ऐसा लगा जैसे उनके दिल उनके शरीर से बाहर निकलने वाले थे। उन्हें बेहद अप्रिय महसूस हो रहा था, जैसे कि उनके अंग एक साथ मुड़ गए हो, उनका पूरा शरीर कांप रहा हो। ट्रिपोफोबिया से पीड़ित कोई भी व्यक्ति जब रसातल में दृश्य देखेगा तो संभवतः बेहोश हो जाएगा। इसे नर्क की भट्टी के रूप में वर्णित करना बिल्कुल सही होगा। सबसे भयानक राक्षसों, शैतानों और राक्षसों को एक लैंडफिल की तरह ढेर में ढेर कर दिया गया था। लाखों चीखें, कराहे और चीखें एक साथ मिल गई। ध्वनि उनकी आत्मा में प्रवेश कर गई। उनके शरीर दर्द से रेंग रहे थे। रितिका और फेंगू गांवों से थे, लेकिन हर दिन मरे हुए लोगों को देखने के आदी होने के बावजूद उनके चेहरे बेहद पीले पड़ चुके थे।
यदि उनके पूर्वज की शाही कब्र वास्तव में डार्क एबिस के नीचे स्थित थी तो उसने ऐसे भयानक रसतल का निर्माण करने में सक्षम होने के लिए किस तरह के पाप किए थे। फेंगू, आप यहाँ सबसे बड़े हैं, आप जाए, आदर्श ने कहा। मैं ईमानदार रहूंगा, मैं वहां कूदने के बजाय अपनी आधी गर्दन काट लेना पसंद करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी यहाँ मरेगा उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहाँ फंसी रहेंगी। हजारों साल से यहाँ जमा हुई नफरत उन आत्माओं को यातना दे रही है जो पहले ही भयानक मौत मर चुकी है। मुझे आश्चर्य है वहां राक्षस कितने डरावने और बेकार है, फेंगू ने कहा। आंखें बंद करके नीचे कूदने से काम नहीं चलेगा। उनकी आत्माएं अपने शरीर से बचकर अपनी जान बचाने के लिए भागने की तीव्र इच्छा से ग्रस्त थी। मैं जाऊंगा, समीर ने स्वेच्छा से कहा जब उसने फेंगू और आदर्श दोनों को झिझकते हुए देखा। आखिरकार यह डार्क एबीज में दृश्य देखने का उनका पहला अवसर नहीं था। जब समीर दूसरी बार नर की भट्टी के किनारे पर खड़ा हुआ था तो उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछली बार उन्हें जो महसूस हुआ था उसकी तुलना में यह बेहतर था। सच तो यह था, समीर को अपने नीचे राक्षसों और लाशों को अपनी खोपड़ी को खरोंचते हुए महसूस हो रहा था। यदि शहर में कुछ लाखों कम नागरिक होते तो समीर इसे एक दिन बुलाने और घर जाने पर विचार करता। वह यहाँ तक चाहता कि काश वह नागरिक होते जिन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता। जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई वह इसकी तुलना में गर्म पानी के झरने में छुट्टियों का आनंद लेने जैसा था। हम एक साथ कूदे तो कैसा रहेगा? ठीक है। आदर्श अभी भी समीक्षा को ठीक से गले लगा रहा था। गहरी सांस लेने और किनारे से कूदने के बाद भी उसने अपनी पकड़ ढीली करने की हिम्मत नहीं की। समीक्षा प्राचीन राजा के वंशज भी नहीं थी। उसे भूमिगत पवित्र झरने की फीकी रोशनी की सुरक्षा पर निर्भर रहना पड़ा। जैसे ही समीर, फेंगू और रितिका डार्क एबिस में चले गए, उसके पास समीक्षा को अपनी बाहों में लेकर नीचे कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदर्श के पास कोई भी गंदे विचार रखने का समय नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह इसे कितनी निकटता से गले लगा रहा था। इस बीच समीक्षा इतनी डर गई थी कि वह काफी हद तक अपने होश खो बैठी थी। अनगिनत राक्षस डार्क एबिस में इधर उधर उड़ रहे थे। वे उस स्थान के चारों ओर हवा का स्रोत थे। प्रत्येक दानव तूफान की तरह तेज हवा का झोंका छोड़ रहा था। इसलिए जब 10,000 से अधिक राक्षसों द्वारा छोड़ी गई हवाएं एक साथ मिल गई तो कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता कि इसमें पकड़े गए किसी भी जीवित प्राणी के भाग्यों का क्या होगा। आदर्श को अब अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके विचारों पर भी विराम लग गया था। ठंडी हवा काले पेंडेंट के प्रकाश अवरोधक को तोड़ने में असमर्थ थी। फिर भी उसमें मौजूद नफरत उसके विचारों और यादों में फूटते हुए हर चीज में घुस गई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।